हमने देखा कि रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, बिल्कुल है। थैंक यू। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो जैमिनी सूत्र है या फिर जैमिनी आचार्य के द्वारा जो है उन्होंने कौन-सा पहला सूत्र क्या दिया, ठीक है? उनके लिए क्या-क्या विशेषण शब्द का प्रयोग क्या किया, ठीक है? फिर हमने ये भी देखा कि पूर्व मीमांसा दर्शन के लिए किस शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। फिर हमने देखा कि प्रथम सूत्र जो है, उसमें जो अथातो धर्म जिज्ञासा, उसमें अथ पद का क्या अर्थ है, अतः पद का क्या अर्थ है, धर्म का क्या डेफिनेशन है, जिज्ञासा पद का विचार अर्थ किस शक्ति व्यापार से हम लोगों ने देखा, ये सब देखा। फिर हमने देखा कि जो वेदाध्ययन है, इसका मुख्य प्रयोजन क्या होना चाहिए, ठीक है? ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो अर्थसंग्रहकार हैं, ठीक है? लोकाक्षी भास्कर से, उन्होंने धर्म का क्या डेफिनेशन दिया, कुल कितने डेफिनेशन वो करते हैं, ठीक है? वो भी देखना है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि धर्म के डेफिनेशन में जो एक-एक पद का प्रयोग किया गया है, जैसे वेद प्रतिपाद्य, प्रयोजनवत और अर्थो, ये तीनों पद क्यों प्रयोग किए गए, इसके पीछे क्या मतलब किस शब्द विशेष में अतिव्याप्ति ना आ जाए, वो शब्द विशेष पे ध्यान रखना है। ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि जो जैमिनी आचार्य के द्वारा जो धर्म का लक्षण दिया गया है, क्या वो लक्षण लोकाक्षी भास्कर के द्वारा जो धर्म का लक्षण दिया गया है, दोनों क्या सेम है? हाँ, मतलब कहने का शैली वही है, भावार्थ भी वही है, शब्द विशेष का जो चयन है, अलग-अलग है, लेकिन भावार्थ वही है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोकाक्षी भास्कर के द्वारा या फिर जैमिनी आचार्य के द्वारा जो धर्म का लक्षण दिया गया है, उसमें कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता है। दोनों का जो है मार्ग जो है वेद को ही डिफाइन करता है, ठीक है? धर्म को ही डिफाइन करता है। उसके बाद हमने देखा कि एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि यज्ञ स्वर कामा में जो है, यज्ञ पद में कौन-सा प्रत्यय है, उसमें धातु क्या है, प्रत्यय के कितने भाग होते हैं, अख्यातत्व पद कितने लकारों में होता है और लिंगत्व जो है सिर्फ़ किस लकार में होता है, ये सब हम लोगों ने देखा। उसके बाद हमने देखा कि जिसमें अख्यातत्व और लिंगत्व दोनों होता है, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है? वो भावना कहलाता है। फिर हमने देखा भावना का क्या डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन देखा और अंततः लास्ट में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भावना कितने प्रकार का होता है, शाब्दिक भावना और आर्थी भावना, बस यहाँ तक चीजों को हमने देखा। आज जो है हम लोग देखेंगे कि शाब्दिक भावना क्या होता है, आर्थी भावना क्या होता है, ठीक है? किसी को आइडिया बच्चा कि शाब्दिक भावना क्या हो सकता है? किसी को आइडिया? हाँ बच्चा, आप लोगों में से कोई बताएंगे शाब्दिक भावना का क्या मीनिंग है? बोलो बच्चा। मैं बता सकती सर हूँ। मीनिंग तो नहीं है, मतलब वो हाँ बता सकता है इस सॉन्ग का। हाँ, कोशिश करें, बिल्कुल बोलिए। हाँ, कोई बोले, बताओ छपी बोल। हाँ छपी बोल, कुछ कह रहे हो? चलो सुजाता, आप बताओ क्या बताना चाह रहे हैं। सर मैं इसका कोटेशन बता सकती हूँ, मतलब समझा नहीं सकती। अच्छा, समझा नहीं सकते, अच्छा कोई बात नहीं, कोटेशन याद कर लिया ना। चलो जो शाब्दिक भावना जी, का लक्षण है, उस लक्षण को पढ़ो, लक्षण को पढ़ो। से हम्म, बिना देखे भी पढ़ सकते हो। हाँ हाँ पढ़ो, लो पढ़ो। पुरुष प्रवृत्त अनुकूल भावोहित व्यापार विशेष शाब्दिक भावना। चलो वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम पूर्व मीमांसा पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो पद आते हैं, एक प्रयोजक पुरुष, ठीक है, एक होता है प्रयोज्य पुरुष। कोई बताएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम समझेंगे कि ये अमुक पुरुष जो है प्रयोजक है और अगला जो पुरुष है प्रयोज्य पुरुष है, क्या अंतर है दोनों पुरुष में? किसी को आइडिया, किसी को? प्रयोजक पुरुष क्या है और प्रयोज्य पुरुष क्या है? हाँ, किसी को आइडिया? मैं बताओ हाँ बताइए। सर, मुझे लगता है कि हम्म मतलब अम, जिसको प्रयोजन है वो प्रयोज्य है, और जिसके द्वारा प्रयोजन का फुलफिल हो रहा है वो हाँ, प्रयोजक प्रयोजक है। है। हाँ, यानी सामान्य सी भाषा में कहा जाए, जो मोटिवेट कर रहा है, जो मोटिवेटर है स्पीकर, वो एक प्रकार का प्रयोजक पुरुष है। और उस मोटिवेटर स्पीकर के द्वारा जो व्यक्ति विशेष सामने वाला, जैसे आप लोग स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, आप मोटिवेट हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रयोज्य पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? पहले ये शब्द विशेष को समझ जाएंगे, फिर हम समझ जाएंगे शाब्दिक भावना होता है क्या। ठीक है,
कुछ इसमें शास्त्रीय शब्द विशेष का प्रयोग है। तो प्रयोज्य पुरुष और प्रयोज्य पुरुष में अंतर समझ में आ रहा है? यानी जो प्रयोजक पुरुष जो किसी को प्रेरित करता हो, ठीक है, अर्थात मोटिवेटर स्पीकर कह सकते हो जो, या मोटिवेटर या गुरु मेंटर, और शिष्य। हाँ गुरु और शिष्य कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रयोज्य मतलब विद्यार्थी कह सकते हैं जो मोटिवेट होता है सामने वाला। ओके, अब इस चीज को जो शाब्दिक भावना के डेफिनेशन में घटित करके देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि तत्र पुरुष प्रवृत्ति संधि विच्छेद करोगे अनुकूलो भावितु व्यापार विशेष शाब्दिक भावना। अब जब आप लोग अर्थ संग्रह पढ़ोगे या इंटरनल का पेपर दोगे तो कई बार ये पूछा गया, इंटरनल के पेपर में भी और नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी पूछा गया, ड्यू पीएचडी में भी पूछा गया, ठीक है। ये कोटेशन पूरा दे दिया गया है, ठीक है, और पूछा गया है कि यहाँ पे तत्र क्या है, प्रयोजक पुरुष है या प्रयोज्य पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तत्र का मतलब प्रयोज्य पुरुष की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मास्टर्स में भी है, तो तत्र पद यहाँ पे किस पुरुष की बात की जाए, प्रयोज्य पुरुष, ठीक है। तो शाब्दिक भावना क्या होता है कि जब प्रयोजक, ठीक है, अर्थात जो मोटिवेटर स्पीकर है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मोटिवेटर स्पीकर के माध्यम से या मोटिवेटर स्पीकर का जो व्यापार है या मोटिवेटर स्पीकर के माध्यम से जो सामने वाला व्यक्ति है, चाहे वो विद्यार्थी हो सकता है या दर्शक हो सकता है, ठीक है, या श्रोतागण, मोटिवेटर स्पीकर के सुनने के बाद, हाँ ऑन है विशाल, थैंक यू, ठीक है। तो जो सामने वाला व्यक्ति विशेष या विद्यार्थी कह लो, जो व्यापार करने के लिए जो उसके मन में जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला जो व्यक्ति विशेष की जो भावना है या व्यापार विशेष है, वो क्या है, शाब्दिक भावना। शाब्दिक भावना जैसे कि नाम से पता चला, इसमें शब्द की प्रधानता होगी। जो मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, वो उसमें क्या है, शब्द अधिक है, शब्द क्या है उसमें प्रधान हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि शाब्दिक भावना में शब्द की प्रधानता होती है। ओके, तो तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल हो कि प्रयोज्य पुरुष के प्रवृत्ति के अनुकूल कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको समझाया जा रहा है, वो जो है जिसके माध्यम से समझाया जा रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है, मैं क्या हो गया आप लोग के लिए प्रयोजक पुरुष, तो आपको समझाया जा रहा है तो आप हो गए प्रयोज्य पुरुष, ठीक है। मेरे माध्यम से जो आप किसी कार्य विशेष में संलग्न होते हैं, अपने आप को शामिल करते हैं, तो मेरे व्यापार विशेष या मेरे कुछ कहने पर ही आप किसी कार्य विशेष को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें शब्द की प्रधानता हो रही है। तो यही कहा जा रहा है कि प्रयोज्य पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावितुर व्यापार विशेष, यानी जब भी कोई प्रयोज्य पुरुष किसी भी कार्य विशेष में प्रवृत्ति अपने आप को लगाता है, कि कब लगाएगा, जब भावितुर व्यापार विशेष, जब प्रयोजक पुरुष के व्यापार विशेष के कारण या प्रयोजक पुरुष के कहने पर या प्रयोजक पुरुष के प्रेरित करने पर, जब प्रयोज्य पुरुष किसी कार्य विशेष में अपने आप को लगाता है, वो क्या हो गया, शाब्दिक भावना। एग्जाम्पल के तौर पे जब यदि मैं आप लोगों को कहा कि जाके ब्रह्मसूत्र कल पढ़ के आना है, कल आप लोगों का जब ब्रह्मसूत्र का टेस्ट होगा, ठीक है, तो मेरे द्वारा जो व्यापार विशेष मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है, मेरे द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इस शब्द को सुनकर आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, ब्रह्मसूत्र को पढ़ने में प्रवृत्ति लगाएंगे, अपने आप को अनुकूल बनाएंगे। यही क्या हो गया, शाब्दिक भावना, ठीक है। आप लोग को जब ब्रह्मसूत्र पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो एक प्रकार का क्या हो गया, शाब्दिक भावना, सबकी प्रधानता होगी वहां पे। हाँ क्लियर हुआ। इसमें क्या ध्यान रखना, शाब्दिक भावना का डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, तत्र यहाँ पे किस पुरुष के लिए आया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो ऑप्शन में हो सकता है, साथ ही साथ प्रयोजक पुरुष या प्रयोज्य पुरुष। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे तत्र शब्द प्रयोज्य पुरुष के लिए आया है। ओके बच्चा, हाँ कोई समस्या आता है बोलो, नो सर। है ना। अगर यहाँ पे कोई समस्या नहीं आया ना तो एग्जाम में मिस्टेक मत करना, ठीक है। चलिए आगे। प्रयोज्य पुरुष वही है ना जो प्रेरित होता है। हाँ, और प्रयोजक कौन होता है, जो प्रेरित करता है। जैसे अगर मैं अभी आपको मोटिवेट कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं प्रयोजक पुरुष हो गया और आप मेरी बातों से जो है मोटिवेट हो रहे हैं, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, प्रयोज्य पुरुष हो जाएंगे। मतलब अब ये मत कहना कि पुरुष शब्द वहां पे क्यों लगा, स्त्री भी हो सकता है, ठीक है। चलो देखो अच्छे यहाँ पे, हाँ अगला जो है, इसी कोटेशन में शाब्दिक भावना के डेफिनेशन में एक पद आता है, ध्यान से सुनिएगा। तत्र तो ध्यान रखना ही है। उसके बाद यहाँ पे है एक सा च लिंग अंशेन उच्यते,
सा पद किसके लिए आया बच्चा, बताओ, कौन बताएंगे कि सा पद जो है यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? शाब्दी भावना। शाब्दी भावना। कैसे पहचाना कि सा पद शाब्दी भावना के लिए आया है? हाँ बोलो। स्त्रीलिंग का शब्द है ना शाब्दी भावना। हाँ वेरी गुड। सा यानी शाब्दी भावना लिंग अंशेन उच्यते। ये लिंग शब्द का क्या मतलब है बच्चा? कि शाब्दी भावना जो है लिंग अंश से उच्चारित होता है या लिंग अंश उसमें होता है। कैसे बोलो बच्चा। वह लिंगार्थ या फिर चिन्ह हो सकता है, पहचान हो सकता है। हाँ अभी हमने लिंगत्व पढ़ा, अख्यातत्व पढ़ा, कुछ आइडिया आ रहा है? आप अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अख्यातत्व या लिंगत्व पढ़ा है। जी भैया पढ़ा ना? अच्छा तो पढ़ा था निरुक्त में। हाँ ख्यात पद निरुक्त में भी पढ़ा है, अर्थ संग्रह में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बोलो। पढ़ा है भैया। पढ़ा है ना? तो उसमें जो प्रत्यय का दो भाग करते हैं, एक भाग अख्यातत्व कहलाता है, दूसरा भाग लिंगत्व कहलाता है ना? याद आ रहा है? जी। तो उन दोनों में से जो लिंगत्व वाला जो पार्ट है, चाहिए वाला अर्थ है, का आप लोग को ब्रह्मसूत्र पढ़ना चाहिए। अग्निहोत्रम ज्योति अग्निहोत्र करना चाहिए। तो चाहिए वाला पद वैसे भी विधिलिंग जो चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है? तो शाब्दी भावना जो है लिंग कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य विशेष में? ये पद विशेष में शाब्दी भावना है। तो जो लिंग अंश से युक्त होगा, जो विधिलिंग होगा, आगे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे स्वर्ग काम यज्ञेत के स्वर्ग की इच्छा के लिए याग करना चाहिए। तो यज्ञेत पद में जो है वहां पे शाब्दी भावना है, लिंग अंश है उसमें। क्यों? उसके यज्ञ धातु में जो है क्या विधि लिंग का प्रयोग किया गया है, करना चाहिए, चाहिए अर्थ में 5 लकार कम से कम याद रखें तो चीजें थोड़ा इजी लगेगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि साचा लिंग अंशेन, अर्थात शाब्दी भावना जो है लिंग अंश से जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक है? इसमें क्वेश्चन क्या होगा? एक तो ये पूरा कोटेशन दे दे, ये वाला पूरा, और पूछा जाए आपसे कि सापद किसके लिए है, ठीक? ये भी ध्यान रखना है। दूसरा मैचिंग के लिए अगर आपको दे दे कि लिंग अंशेन उच्यते इति का, ठीक है? लिंग अंश से युक्त होता है कौन? तो शाब्दी भावना, ठीक है बच्चा? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? बोलो बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। हाँ, अब मैंने आपको बोला कि आप लोगों को ब्रह्मसूत्र पढ़ना चाहिए, ठीक है? इस वाक्य को सुनने के बाद आपके मन में क्या हो रहा है? उस कार्य विशेष को करने के लिए क्या करेंगे? अपने आप को उस कार्य विशेष में लगाएंगे, ठीक है? यानी चाहिए पद को सुनने के पश्चात क्या करते हैं? कोई भी प्रयोज्य पुरुष क्या करता है? अपने आप को उस कार्य विशेष में, उस व्यापार विशेष में संलग्न करता है। तो आगे वाले जो कारिका है या फिर भावार्थ, ये कोटेशन, उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिंग अंश के श्रवण मात्र से ही कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, अपने आप को जो मत प्रवृत्ति अनुकूल अपने आप को जो है किसी भी कार्य विशेष में क्या करता है? लगाता है। ये यही एक नियम ही, ठीक है? तो मैंने जो इसमें शुरुआत के जो 2 कोटेशन है, ठीक है, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे गाम नाय गाय लेकर आओ, ठीक है? इस तरह से जो है एग्जाम्पल के तौर पर तो मैंने जो है 2 कोटेशन इसमें शुरुआत का ये याद रखना, तत्र पद किसके लिए और सापद किसके लिए। हाँ बच्चा, कोई समस्या आता है? आगे चले हम लोग, बोलो। जी सर। जी भैया। चलो, अब जो है ये जो शाब्दी भावना अभी आपने देखा, ठीक है? तो हम लोग लोक में भी कहते हैं, मतलब संसार में भी हम लोग कहते हैं हाँ कि विशाल तुम्हें ब्रह्मसूत्र या व्याकरण पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो शाब्दी भावना का प्रयोग हम लौकिक जीवन में भी करते हैं, वैदिक साहित्यों में भी होता है, ठीक है? तब ये बताओ कि जो शाब्दी भावना है, अभी हम लोग देखेंगे कि शाब्दी भावना जो है ये वाक्यों के आधार पर, लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य, इसके आधार पर 2 प्रकार का होता है, ठीक है? दोनों में अंतर क्या है इसके विषय में जो है यहाँ पे अगली जो है पैराग्राफ, चलो विशाल पढ़ो उसके दोनों कोटेशन को। जी भैया। सच व्यापार विशेषो लौकिक वाक्य पुरुष निष्ठो निष्ठोभिप्राय विशेषः।
विशेषः वैदिक वाक्य तू। इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। हाँ सॉरी चल। वैदिक वाक्य तू पुरुष भाव लिंगादि शब्दनिष्ठ एव ततएव शाब्दिक भावनेति व्यवहृति। हाँ देखो बच्चे क्या है यहाँ पे, जो शाब्दिक भावना है तो ये शब्द की प्रधानता होगी उसमें। तो सच यानी वो जो शाब्दिक भावना वो व्यापार जो है जो क्रिया की जा रही है किसके माध्यम से, शाब्दिक भावना के श्रवण मात्र से सुनने के बाद, ठीक है, उस आधार पे जो है लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य, इस आधार पे जो शाब्दिक भावना के दो भाग किए जाते हैं, लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य। चलो अच्छा, इन दोनों में जो है ये बताओ कि लौकिक वाक्य या वैदिक वाक्य, इसमें पुरुष की प्रधानता किस प्रकार के वाक्य में आपको दिखाई देता है, लौकिक वाक्य में या वैदिक वाक्य में? लौकिक वाक्य। हाँ, लौकिक वाक्य में ही पुरुष की प्रधानता होगा, ठीक है। वैदिक वाक्य तो ईश्वर से ईश्वरकृत माना जाता है, अपरुषम वाक्यम वेद, ऐसे वेद आप जानते हैं। तो इस आधार पे जो शाब्दिक भावना दो प्रकार का, लौकिक वाक्य और वैदिक वाक्य। लौकिक वाक्य में किसकी प्रधानता होगी, कौन सा पुरुष होगा, प्रयोजक पुरुष होगा। लेकिन वैदिक वाक्य में प्रयोजक पुरुष का क्या होगा, अभाव होगा। क्यों? क्योंकि वैदिक वाक्य या वैदिक ग्रंथों को जो है किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं मानी गई है, वो क्या है, ईश्वरकृत या अपरुषम, ठीक है, पुरुष माना गया, अपरुषम माना गया है, ठीक है। आप ये बताइए कि लौकिक वाक्य में जो है ये प्रयोजक पुरुष रहता है, यानी मोटिवेटर स्पीकर रहता है, जिसमें अभी आप लोग को बोल रहा हूँ, लौकिक वाक्य का प्रयोग कर रहा हूँ, यानी लौकिक वाक्य में प्रयोजक पुरुष की प्रधानता होगी। इसका मतलब ये जो है शाब्दिक भावना जो लौकिक वाक्य के आधार पे है, इसमें पुरुष की प्रधानता होगी, प्रयोजक पुरुष का आपको सत्ता दिखाई देगा। लेकिन वैदिक वाक्य में प्रयोजक पुरुष होगा या नहीं होगा, ये बताओ। वैदिक में नहीं होगा सर। हाँ, वैदिक में क्या होगा, इसका अभाव होगा, नहीं होगा। और जहां एक तरफ लौकिक वाक्य में शाब्दिक भावना पुरुष निष्ठ होता है, पुरुष प्रधान होता है, जबकि वैदिक वाक्य जो है शाब्दिक भावना जो है, वैदिक वाक्य में शाब्दिक भावना शब्द निष्ठ होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर, इसी चीज को यहाँ पे कहा गया। जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो पैराग्राफ में, डायग्राम में इजिली समझ सकते हो। तो विशाल यहाँ पे जो है ना, आपने जो पढ़ा पुरुष अभावात, ठीक है, पुरुष अभावात है, ध्यान रखना, ठीक है विशाल। इसी चीज को आप यहाँ पे देख रहे हो, पुरुष का अभाव होता है और वो क्रमशः जो है पुरुष निष्ठ और शब्दनिष्ठ होता है। तो ये ध्यान रखना कि शाब्दिक भावना लौकिक वाक्य वाला या फिर वैदिक वाक्य में शब्दनिष्ठ कौन होता है, पुरुष निष्ठ कौन है, किसमें प्रयोजक पुरुष का अभाव होता है, किसमें प्रयोजक पुरुष जो है उसमें रहता है, ठीक है। ये याद रहेगा। कोई समस्या यहाँ तक? बोलो, आगे चले। जी भैया। देखो ये यहाँ तक जो है आपने देखा, शाब्दिक भावना का डेफिनेशन देखा, शाब्दिक भावना किस अंश से युक्त होता है ये देखा, शाब्दिक भावना जो है लौकिक और वैदिक के आधार पर इसके भेद विशेष को देखा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शाब्दिक भावना में और क्या क्या होता है, ठीक है। तो शाब्दिक भावना समझ जाओगे तो इसके बाद जो है आर्थिक भावना है वो बहुत इजी लगे। ये जो आप यहाँ पे पैराग्राफ देख रहे हो, इस चीज को जो है इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो, ठीक है। चलो देखो बच्चा, इसको डायग्राम को ध्यान रखोगे, कोटेशन अगर आएगा तो समझ में आ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो ये जो शाब्दिक भावना है, जहाँ पे सबकी प्रधानता होती है, जहाँ पे प्रयोजक पुरुष किसी कार्य विशेष में अपने आप को लगाता है, ये कब लगाता है, जब प्रयोजक पुरुष कुछ कहता है तब। ये शाब्दिक भावना, इसमें 3 अंश होते हैं, ठीक है। उसमें एक साध्य होता है, एक साधन होता है, एक इति कर्तव्यता होता है, ठीक है। साध्य में किससे जुड़ा होता है, किम भावेत, क्या करना चाहिए, साधनम केन भावेत, कैसे करना चाहिए। मतलब यज्ञ विशेष को लेकर सारे एग्जाम्पल तो यज्ञ प्रधान है। जितने भी एग्जाम्पल जैसे अग्निहोत्रम जो होती है वो सब इसके माध्यम से आप घटित भी कर सकते हैं। इति कर्तव्यता क्या हो जाएगा, कथम भावेत, किसी यज्ञ विशेष को कैसे करें, क्या करें, कैसे किसके द्वारा करें और कैसे करें,
तो क्रमशः शाब्दिक भावना में तीन अंश होते हैं, साध्यम, साधनम और इति कर्तव्यता। इसे आप क्रम से याद रखेंगे कि साध्य में क्या होता है, किम भाव्यत, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, साधनम के अंतर्गत क्या आता है, केन भाव्यत, किसके द्वारा किया जाए, इति कर्तव्यता, कैसे करना चाहिए। ये तीन प्रश्न या ये इसे कैसे कह सकते हैं, शाब्दिक भावना के तीन अंश होते हैं, क्रमशः साध्य, साधन, इति कर्तव्यता। अब है कि साध्य का जो है, शाब्दिक भावना में साध्य क्या होता है, शाब्दिक भावना का साधन क्या है, शाब्दिक भावना का इति कर्तव्यता क्या है। ठीक है, चलो बच्चा ये ध्यान रखना कि शाब्दिक भावना का जो साध्य होगा वो आर्थिक भावना होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि आर्थिक भावना क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा, शाब्दिक भावना का साधन क्या होता है, लिंग आदि का ज्ञान होना। ठीक है, लिंग आदि, लिंगत्व यानी किसी भी यज्ञ संबंधी या किसी भी विधि वाक्य में, एक विधि वाक्य आगे समझेंगे विधि वाक्य क्या होता है, या जैसे वेद के 5 भाग होते हैं जिसमें विधि भी प्रथम भाग है, तो जिसके माध्यम से लिंग आदि का ज्ञान हो वो साधन कहलाता है, यानी साधन उसका लिंग आदि ज्ञान। और इति कर्तव्यता क्या होता है, अर्थवाद। किसी को ये याद आ रहा है अर्थवाद क्या होता है, कहीं भी पढ़ा आप लोगों ने? भैया प्रशंसा में जो वाक्य कहे जाते हैं उन्हें अर्थवाद कहा जाता है। हाँ, तो ये अर्थवाद का जो टॉपिक है ये उसमें आया, उसमें कहाँ आया, वेदांत सार, वेदांत हाँ सार। चलो, विशाल ने वेदांत सार कहा है, बाकी बच्चे आप लोगों का क्या, सर भाषा मेरे ख्याल से तर्क भाषा, वेदांत सार में अर्थवाद नहीं था सर? क्या वेदांत सार में अर्थवाद नहीं है बच्चा, है। वहाँ पे केवल प्रशंसा अर्थ है, निंदा अर्थ में नहीं है। हाँ, वहाँ पे सर निरुक्त में आया, निरुक्त में कहा है, छपिकुल बताओ, निरुक्त में अर्थवाद कहाँ पे है? विधि मंत्र नामोदय अर्थवाद एक पार्ट होता है। हाँ, तो निरुक्त में कहा है, पाठ संग्रह में है। जो ये जो है विधि नाम देवता अध्याय, निरुक्त में अर्थवाद की तो कोई चर्चा नहीं है बच्चा, ये तो वेदांत सार का विषय वस्तु है और अर्थ संग्रह में है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि वेदांत सार में जो अर्थवाद का डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है, और या फिर यहाँ पे जो अर्थ संग्रह में जो अर्थवाद का डेफिनेशन है, अंतर है। ठीक है, चलिए, हाँ वो अंतर बताएंगे, क्या है अंतर? बताया था भैया, यहाँ पे जो अर्थवाद का प्रयोग हुआ है वो निंदा परक और प्रशंसा परक दोनों अर्थों में हुआ है। वेरी गुड, वहाँ केवल प्रशंसा परक में हुआ है और वहाँ पे ना जीव के संदर्भ में आया है। वेरी गुड। चलो अच्छा, ये डायग्राम को ध्यान रखना कि शाब्दिक भावना का साध्य, साधन और इति कर्तव्यता क्रमशः क्या क्या होता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। तो जो चीज अभी आपने डायग्राम में देखा, सेम चीज यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे कहा गया, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, पैराग्राफ दिया हुआ, साथ ही साथ पैराग्राफ का नीचे हिंदी भी है। चलो बच्चे, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सा च भावना अंश त्रयम अपेक्षते। इस कोटेशन को देख लो, देख लिया फर्स्ट वाला कोटेशन को, है ना? अब जी सर, जी भैया देख लिया, देख लिया ना? और यहाँ पे भी सा अपि अंश त्रयम अपेक्षते, आर्थिक भावना के भी कोटेशन में सेम लाइन है। चलो फिर से देख लो, जी जी फिर से सर, देख लो, सेम। अच्छे से देख लो, जी दोनों में सेम है। कौन कौन सा लाइन सेम है? ये पूरी ध्यान। पंक्ति ही सेम है। केनो भावोयत और कथम भावोयत। हाँ, दो लाइन सेम है ना, फर्स्ट लाइन और जी। सेकंड लाइन। ठीक है, जी शाब्दिक भावना के फर्स्ट और सेकंड लाइन सेम है। ठीक है, अच्छा चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सा पद अगर आ रहा है, सा पद, तो जरूरी नहीं कि वहां पे शाब्दिक भावना, आर्थिक भावना भी हो सकता है। अब दो दो ऑप्शन वाले आने लगे हैं, है ना? ये दो कोटेशन दे दे और आप लोग से पूछा जाए कि सा पद किसके लिए प्रयोग आ रहा है। एक ऑप्शन है शाब्दिक भावना, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा ऑप्शन आर्थिक भावना, तीसरा ऑप्शन है शाब्दिक भावना आर्थिक भावना दोनों, चौथा है कि इनमें से कुछ भी नहीं। तो क्या लगाओगे? दोनों लाइन दे दिया गया, थर्ड वाला लगाएंगे ना सर, थर्ड ऑप्शन जो दोनों वाला है, शाब्दिक और आर्थिक दोनों। हाँ वेरी गुड, शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना दोनों तीन अंश से युक्त होता है। दोनों में साध्य, साधन और इति कर्तव्यता होता है। बस
अंतर क्या होता है कि दोनों का साध्य अलग होता है, दोनों का साधन अलग होता है, दोनों का इति कर्तव्यता अलग होता है। ठीक है, तो जो चीज अभी आपने डायग्राम में देखा वो वही सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो जो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि साध्यम या साधन या इति कर्तव्यता मैचिंग के लिए दे दे, ऑप्शन में एक जगह केन भावित, कथम भावित और किम भावित अरेंज करने के लिए दे दे, या फिर पूछा जाए कि साध्य भावना का साध्य क्या होता है, तो अर्थ भावना ऑप्शन में हो या लिंग आदि ज्ञान हो या फिर अर्थवाद हो, ध्यान से आप टिक लगाना। ठीक है, ये क्लियर है? बोलो बच्चा। चले सर आगे। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? अर्थवाद ज्ञापी अर्थवाद प्रशस्तम। ज्ञाप्य प्राशस्त्यम, यानी अर्थवाद जैसे आपको ज्ञात हो जाएगा तो उस पे जो प्रशंसा इत्यादि जो भाव है, अर्थवाद क्या होता है उसका मतलब, अर्थवाद मतलब निंदा और प्रशंसा दोनों से युक्त जो वाक्य है वो अर्थवाद कहलाता है। ठीक है, तो कभी भी हम यदि इत्यादि में किसी देवता विशेष के प्रति क्या करते हैं, कई बार तो निंदा या फिर कई बार प्रशंसा के भाव में प्रयोग करते हैं। और अर्थवाद कितने प्रकार का होता है वो हम लोग आगे अर्थ संग्रह में सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या बच्चा आप लोग को? ये अभी आप लोग को No, बेस sir. तैयार हो रहा है, ये चीजें आगे यूज भी होगी। ये शाब्दिक भावना के बाद कुछ छूटा तो नहीं? ठीक है, हाँ। अब जो है जैसे कि आपने पढ़ा कि शाब्दिक भावना में क्या होता है कि प्रयोज्य पुरुष के द्वारा प्रयोज्य पुरुष को कुछ कहा जाता है। ठीक है, जिसके बाद प्रयोज्य पुरुष क्या करता है, प्रयोजक पुरुष के अनुकूल अपने आप को उस कार्य विशेष में लगाता है। ठीक, वो हो गई शाब्दिक भावना। अब आर्थिक भावना क्या होता है? चलो, आर्थिक भावना जहां पे अर्थ की प्रधानता हो। अर्थ का मतलब क्या होता है बच्चा बताओ? जहां शाब्दिक भावना में जहां पे शब्द की प्रधानता, आर्थिक भावना में जहां पे अर्थ की प्रधानता, अर्थ का मतलब क्या है बच्चा? मीनिंग। मीनिंग। ओके, चलो एक पद है मीनिंग, दूसरा और कुछ बताएंगे आप लोग में से? मीनिंग है सर। अच्छा, मीनिंग ही है। प्रयोजन भी होता है। ठीक है, अर्थ का मतलब प्रयोजन। प्रयोजन भी होता है। ठीक है, चलो बच्चे इसको देखो। हाँ, इला पढ़ो उसको, लो बड़ा करते। इला पढ़ो इसको। क्या वो इला कहाँ हो? चलो कहानी पढ़ो उसको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर। हाँ जी भैया आ रही है। जी सर आ रही है। मैं बाहर हूँ। अच्छा, ठीक है, नीतू पढ़ो उसको। ठीक है सर। हाँ, पढ़ते हैं। सप्रयोजने इच्छा जनित क्रिया विशेष व्यापार अर्थी भावना आर्थिक भावना। हाँ, आर्थिक भावना नहीं, थोड़ा सा ध्यान से। हाँ देखो, तो नीतू बताओ ये सा पद किसके लिए आया है? सा पद आर्थिक किसके लिए? भावना क्या आया? हाँ, सा प्रयोजन। ठीक है, सा प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थिक भावना। इसमें क्या होता है कि किसी न किसी प्रयोजन के कारण, ठीक है, कोई भी व्यक्ति विशेष, जैसे अभी आप लोग का प्रयोजन क्या है कि जीआरएफ हो जाए। ठीक है, तो जीआरएफ के लिए क्या करते हैं आप? दिन रात मेहनत करते हैं, चीजों को रिवाइज करते हैं, टाइम से आप क्लास लेने आ रहे हैं। ठीक है, घर जाकर फिर रिवीजन करते हैं। ये सब जो मानसिक व्यापार आप लोग कर रहे हो वो सब क्या है? किसी न किसी खास प्रयोजन को सिद्धि, किसी न किसी खास प्रयोजन को क्या करना, पूरा करना चाहते हैं। तो ये जो व्यापार विशेष कर रहे हैं अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए, वो सब क्या हो गया? एक प्रयोजन है, एक अर्थ है। यही क्या हो गया? आर्थिक भावना हो गया। इसी को जो है यज्ञ के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग आदि मोक्ष इत्यादि के प्रयोजन के उद्देश्य से या इच्छा के उद्देश्य से जनित क्रिया, उस प्रयोजन की इच्छा से या फिर उस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए जो भी कोई भी व्यक्ति विशेष यज्ञ इत्यादि, होम हवन इत्यादि के द्वारा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्रिया विषय व्यापार, कोई भी व्यक्ति व्यापार इत्यादि करता है, वो क्या कहलाता है? आर्थिक भावना कहलाता है। यानी आर्थिक भावना में हमेशा ध्यान रखना, कुछ ना कुछ एक प्रयोजन होगा वहां पे। प्रयोजन क्या हो सकता है? स्वर्ग आदि से संबंधित। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रयोजन की बात की जाएगी। तो एक तो आर्थिक भावना का डेफिनेशन, साथ ही साथ जो है आर्थिक भावना और शाब्दिक भावना के डेफिनेशन में क्या अंतर है वो भी। दूसरा, जस्ट नीचे देखेंगे यहाँ पे है कि सा च आख्यातत्व अंशेन उच्यते।
तो बच्चा यहाँ पे सा पद किसके लिए आया है? आर्थिक भावना। आर्थिक भावना, ओके। आर्थिक भावना। तो ये बताओ आर्थिक भावना अख्यात पद या अख्यात अंश से कहा जाता है, या अख्यात पद उसमें प्रधान होता है, या अख्यात पद उसमें होता है, या अख्यात अंश उसमें होता है? तो अख्यात पद का मतलब क्या है? बोलो। अख्यात युक्त के अनुसार हाँ हाँ बिल्कुल, किसी के अनुसार भी बताओ। अख्यात का मतलब क्या है? वो धातु रूप होता है सर, अस्ते शेते ये सब। हाँ मतलब वो सब क्या है? वो सब है क्या? क्रिया। क्रिया, क्या? very क्रिया। good। क्रिया 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 हाँ, करना चाहिए। क्रिया, काम, ठीक है। यानी आर्थिक भावना क्या होता है? वो अख्यात अंश से जाना जाएगा, यानी कोई ना कोई क्रिया उसमें संलग्न होगी, ठीक है, कोई ना कोई कार्य विशेष उसमें होगा, यानी उसमें कोई ना कोई जो है क्रिया की प्रधानता होगा। यानी सब, यानी कैसे हम अख्यात कैसे हम आर्थिक भावना को समझेंगे? जहां पर देख लेंगे कोई क्रिया होगी, ठीक है, जहां पर क्रिया पद का प्रयोग प्राप्त होगा, इसका मतलब वो आर्थिक भावना है, ठीक है। जहां पे जो है लिंगत्व अंश होगा, वो कौन सा वो क्या कौन सी भावना होगा? जिसमें लिंग अंश हो या लिंगत्व अंश हो, वो कौन सी भावना होगी? शाब्दिक भावना। शाब्दिक। और जहाँ पे अख्यात अंश हो, आर्थिक भावना। आर्थिक भावना। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग तो बहुत समझदार हो। कौन कहता है कि अर्थ संग्रह बहुत हार्ड है? बच्चे आप लोग तो समझदारी से रहता सही सही बता रहे हो, हैं? कौन कह रहे थे? हाँ, किसको समस्या हो रही थी अर्थ संग्रह में कि हार्ड लगता है अर्थ संग्रह? अभी तो आपने तो पूरा मुझे फटाफट जवाब, यहाँ तक तो समझ में आ सर रहा है मैंने ना? तो पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, पढ़ा ही नहीं था। मुझे अब सही लग रहा जी है सर, मुझे मैं भी आपको? फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप लोग तो फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तो पढ़ोगे। हाँ, यहाँ तक जी किसी को सर। कोई समस्या? नो सर। चलो बच्चा, अब जो आपने पढ़ा था शाब्दिक भावना के संदर्भ में, जो डायग्राम जो यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, सेम डायग्राम यहाँ देखो। अब बताओ क्या अंतर है? सर नीचे वाला चेंज कर दिया, नीचे वाला चेंज कर, स्वर्गादि हाँ? फलम जागादि ही एक चेंज कर दिया। हाँ, तो क्या है? चलो बच्चा, ये क्या है? साध्यम क्या है? किसको सिद्ध करना है? स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति, ठीक है, किसके माध्यम से? केन भावेद, यज इत्यादि, ठीक। और कथम भावेद कैसे होगा? उसमें मंत्रों का प्रयोग करके, प्रयाज आदि मंत्र, ठीक है, प्रयाज आदि अंग जातम, प्रयाज आदि मंत्रों का प्रयोग करके हम उस यज्ञ के माध्यम से क्या प्राप्त करेंगे? स्वर्ग आदि का फल हमें प्राप्त होगा। तो क्रमशः इसमें भी वही याद रखना है कि जैसे आपने शाब्दिक भावना में ध्यान रखना कि साध्य क्या है, साधन क्या है, और इति करते हुए कई बार प्रश्न पूछा गया है मैचिंग के लिए, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट पूछा गया है कि आर्थिक भावना में साधन क्या है। ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों चार्ट को शाब्दिक भावना के संदर्भ में भी और आर्थिक भावना के भी संदर्भ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा शाब्दिक भावना तो हमने कुछ और देखा था, ऑप्शन में कुछ और आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा है। तो डायग्राम को भूलना मत बच्चा, ठीक है। शाब्दिक भावना को कंठस्थ कर लो। शाब्दिक भावना का साध्य साधन और इति कर्तव्यता क्या है, और आर्थिक भावना के साध्य साधन और इति कर्तव्यता क्या है, ठीक है। जो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, सेम लाइन यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। चलो, आर्थिक भावना भी 3 अंश से युक्त होता है। ये जो पैराग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हो, एक प्रश्न आप सभी से है, तत्र पद यहाँ किसके लिए आया है? आर्थिक भावना। चलो, हाँ, वेरी आर्थिक गुड भावना के लिए। वेरी गुड। यहाँ पे तत्र किसके लिए है? ध्यान से। शाब्दिक भावना। हाँ, कैसे पहचाना कि यहाँ पे ये तत्र जो है शाब्दिक भावना के लिए आया है, और ये तत्र तत्र जो है आर्थिक भावना के लिए? कैसे पहचाना? चलो यहाँ पे पहले, साध्य आकांक्षा में लिखा है। हाँ, स्वर्ग आदि फल लिखा है। हाँ, यहाँ पे आर्थिक भावना क्या लिखा है? साध्य माना गया है। और यहाँ पे जो है क्या है? साध्य क्या हो गया? साध्य की आकांक्षा क्या है? स्वर्ग आदि फल। स्वर्ग आदि। हाँ, तो बच्चा डायग्राम याद रखोगे तो चीजें बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना को समझने के बाद अब जो है
ये बताओ कि धर्म के डेफिनेशन में हमने पहला पद क्या देखा था? वेद प्रतिपद्य प्रयोजनबोध अर्थ धर्म। हाँ, ठीक है। तो प्रत्येक शास्त्र की एक खूबसूरती होती है कि जब भी कुछ नया पद आता है तो उसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन देते हैं वो। ठीक है, जैसे तर्क भाषा या तर्क संग्रह में भी क्या है, कुछ भी नया शब्द आता है उसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ पे भी एक एक पद को, जैसे वेद, ठीक है, तो वेद पद को पूरा डिफाइन करते हैं कि वेद का क्या लक्षण है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब जो विषय वस्तु आरंभ हो रहा है शाब्दिक भावना और अर्थ भावना के बाद। ठीक है, वेद क्या है? ठीक है, तो वेद यहाँ पे कहते हैं अथ को वेद इति तद उच्यते, कि वेद को वेद क्या है, वेद किसे कहेंगे। तब यहाँ पे लोकाक्षी भास्करकार कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरुषयम वाक्यम वेदः। चलो ये जो कोटेशन है अर्थ संग्रहकार के अतिरिक्त और कौन कहता है? यहाँ तो लोकाक्षी भास्कर भी कहते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और राइटर हैं जो सेम लाइन का यूज करते हैं? हाँ बोलो। सर मैक्स मुलर ने बोला था। मैक्स मुलर ने कहा था? नहीं, मैक्स मुलर ने नहीं बोला था। विवेकानंद का क्या सर? विवेकानंद ने उन्होंने वेद का डेफिनेशन बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान से। और कुछ और सायणाचार्य का आपने पढ़ा है? जी जी सर, सायणाचार्य मैं भूल गई। अरे ऐसे उनको मत भूलो, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, इतने बड़े साहब को भूलोगे? हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने तो टाइम बताया था ना कि इस पीरियड में ये था। साइंस साहब इतने बड़े विद्वान, उनको देख के मुझे विश्वास नहीं होता है कि एक अकेले आदमी ने इतना काम कैसे कर सकते हैं। अलग अलग जिम्मेदारियां उनके पास है, मंत्री पद पे होकर है, इतने सारे ग्रंथों की रचना की, चारों वेद। जिंदा है? 14वीं शताब्दी के हैं वो, है 1300 से लेकर 1399 ईस्वी तक। सर आपने बोला उनको देखकर, तो फिर मुझे लगा वो शायद जिंदा होंगे, इसीलिए मैंने पूछा। अरे नहीं, 14वीं शताब्दी में है। ठीक है, 1300 से लेकर 1399 तक। उस बीच हम लोग तो ना हम लोग रहे होंगे, हाँ, कोई नहीं रहा होगा उस टाइम, क्या पता कोई दूसरी जो है जीव में हम लोग रहे हो। ठीक है, चलो बच्चा, तो ये जो है एक तो लोकाक्षी भास्करकार भी कहते हैं इस डेफिनेशन को। ठीक है, वेद के विषय में वो भी कहते हैं, और साथ ही साथ लोकाक्षी भास्कर के अतिरिक्त सायणाचार्य भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये कोटेशन जो है लोकाक्षी भास्कर भी प्रयोग करते हैं कि जो अपुरुष रहित या फिर अपरुषयम वाक्यम वेद, यानी जो पुरुष की रचना नहीं है, ऐसे वाक्य विशेष वाला जो ग्रंथ है वो वेद कहलाता है। इस वेद के 5 भाग हैं। ठीक है, ये जो मतलब ये लोकाक्षी भास्करकार कहते हैं कि वेद का डेफिनेशन